हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस मीटिंग में आपको डिस्कशन में बताया था कि इस चैनल का पर्पस ये है कि आप लोगों को सी एस एस पी एम एस के हवाले से गाइडेंस दी जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज पहला लेक्चर मैं पहली डिस्कशन अपलोड करूंगा जिसमें सी एस एस का एक इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए होगा और आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स जो कि अननेसेसरी हैं अभी स्टेज पे, जिससे आप फर्दर उलझ जाएँ और आप बस ऐसे गैर गैर ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करते रहें। उस स्टेज पे मैं अभी नहीं ले जाऊंगा इसको मैं सिंपल रखूंगा। और जो एक बिगिनर लेवल के लिए ज़रूरी हो कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे कि वेदर यू शुड गो दैट वे आर नॉट, और आपको कितना इक्विप होने की ज़रूरत है, आपको कितनी एक बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब मैं एक बड़ी बेसिक लेवल की गाइडेंस दूंगा। फर्दर जो गाइडेंस होगी उसके लिए ऑब्वियसली आप इस चैनल के साथ, इसकी वीडियोस के साथ टच में रहेंगे तो आपको डिटेल्ड गाइडेंस भी होपफुली इंशाल्लाह मिलती रहेगी। बट स्टिल इसको मैं बिगिनर्स लेवल के लिए एक इंट्रोडक्शन के तौर पे रख रहा हूँ, इसका पर्पस चैनल का, इस वीडियो का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि सी एस एस बेसिकली क्या है और इसकी बाकी जो डिटेल्स वगैरह एक बेसिक लेवल की होती हैं वो आपको आइडिया हो जाए। सो कमिंग टू द आउटलाइन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सी एस एस है क्या ये, और इसकी आगे थोड़ी बहुत डिटेल्स जो हैं जो बेसिक लेवल की आपको ज़रूरत होगी। देन वी विल गो टू वाई सी एस एस करना क्यों चाहिए जबकि आपके पास और ऑप्शंस भी हों, और समटाइम्स ऐसा है कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं होते। तो मतलब ऑप्शंस होते हैं बट कम होते हैं। तो सिमिलरली फिर हम तीसरे उसमें देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, सी एस एस एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए, एज का और क्वालिफ़िकेशन का और वो बाकी सारे और डिफरेंट आपके जो प्रोविंसेस हैं और वो सारी डिटेल्स। उसके बाद एग्ज़ाम्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कब इसके अप्लाई का टाइम आता है और कब उसका फिर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, कब रिज़ल्ट आता है, फिर कब फिज़िकल और फिर साइकोलॉजिकल और फिर कब इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, और उसकी प्रिपरेशन वगैरह किस तरह से करनी है। ये अब आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। जी, तो व्हाट इज़ सी एस एस? बेसिकली जो सी एस एस है ये एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इसको सेंट्रल इसलिए कहते हैं कि ये आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका सेंट्रल पार्ट होती है, 17 to 20, ये टॉप नॉच आप ब्यूरोक्रेसी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जो आपकी गवर्नमेंट के अफेयर्स को रन करती है एट ग्रास रूट लेवल, सर्विस डिलीवरी को एग्जीक्यूट करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, नई पॉलिसी मेकिंग में आपकी पॉलिटिशियंस को और वो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको हेल्प करती है। तो बेसिकली आपकी ये क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है विच इज़ रनिंग द योर कंट्री एट ग्राउंड रूट लेवल। तो ये आपका सी एस एस, आप सिंपली इतना ही अगर आपको पता हो तो आप अभी इससे अब स्टार्ट आप ले सकते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको पूरा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक और लेक्चर भी आपको दे दूंगा। तो ये 17 से 22 ग्रेड तक होता है। आप अगर एक अच्छे एज ग्रुप में आप अच्छे स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट अर्ली एज में आप ट्राई कर लें, 21 से ज़ाहिर है 21 से ऑनवर्ड आपकी जो एज का फैक्टर स्टार्ट होता है क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, तो आप होपफुली आप जा सकते हैं 22वें ग्रेड तक इन सर्टेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। तो ब्यूरोक्रेसी का रोल सर्विस डिलीवरी होता है, पॉलिसी मेकिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी मेकिंग वैसे तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे होते हैं, बट वो उनका टैग होता है, सिंपली हेल्प यही कर रहे होते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में भी, क्योंकि इनको ग्रास रूट रियलिटीज़ का पता होता है, पब्लिक ग्रीवेंसेस का पता होता है एंड सो ऑन। तो वो ज़ाहिर है ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आप लोग क्लियर हो के एलोकेट हो जाते हैं तो आप सी एस पीज़ कहलाते हैं, यानी सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। हिस्ट्री में इनके डिफरेंट नॉमनक्लेचर्स और डिफरेंट क्राइटेरियाज चेंज होते रहे, वो बात की डिटेल्स हैं, वो भी मैं आप एक वीडियो में कवर कर दूंगा, बट स्टिल दैट्स इनफ फॉर यू राइट नाउ। इसके 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं, 12 ग्रुप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स सी एस एस के। उनमें आप एलोकेट होते हैं प्रायोरिटाइज करके आपको मेरिट वाइज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये जो आपके डी सी ओज़ और वो सारे, और फिर आगे सेक्रेटरी लेवल तक, और इस तरह से पी एस पी होता है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और इसी तरह से फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो आपकी एम्बेसी और फॉरेन रिलेशंस वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आपका वर्क कर रहे होते हैं। मूविंग ऑन टू वाई सी एस एस, आपको क्यों सी एस एस करना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन सी ए करने वाले लोग हैं, और बाकी फॉरेन ग्रेजुएट्स भी होते हैं मोस्टली, वो भी अप्लाई करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहरहाल वो कर भी जाते हैं, क्लियर भी कर जाते हैं। बट ये क्यों, इसको आप बाकी ऑप्शंस पर प्रेफर क्यों कर रहे होते हैं,
आपके पास और भी दुनिया में आपके पास हैं, काफ़ी प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हैं, बट कुछ लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं ऑब्वियसली, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इससे आप कुछ डिफ़र भी कर सकते हैं, आपकी ज़ाहिर प्रायोरिटीज़ कुछ और हों, वो शायद हो सकता है मैंने इनकॉर्पोरेट ना की हुई हो, बट स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर गोइंग इनटू सीएसएस या इस तरह के फील्ड चॉइस में। तो सबसे पहले तो ये है कि ये वो कैंडिडेट के लिए प्रेस्टीज का एलिमेंट होता है बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए। ऑब्वियसली ये जस्ट लाइक सबमिटिंग पीक, जस्ट लाइक K2 या इस तरह से कोई आप जैसे लाइफ में अचीवमेंट करते हैं। ऑब्वियसली जब आप रिटर्न क्लियर करते हैं और आप फाइनली एलोकेट हो जाते हैं तो यू फील स्ट्रेंथन्ड कि यार आपने एक बड़ी अचीवमेंट की। लॉट ऑफ हेक्टिक प्रोसेस यू हैव टू कवर थ्रू, आपको इसको क्लियर करने के लिए आपको सारी फेज़ से गुजरना पड़ता है। तो वो एक पूरी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज होती हैं आपके पास जो है ना, ठीक है। आप ऑब्वियसली फिर आप इसके साथ ही आप जो मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मोस्ट प्रेस्टिजियस आपकी ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, उसका मेन स्ट्रीम का आप पार्ट बन जाते हैं। आप अब एक वो जो सेकेंडरी या लेस इम्पॉर्टेंट जो आपके बाकी वो हैं, लेस इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि लोग, हमारी सोसाइटी उसको लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर करती है एनीवे। तो आप बहरहाल उसका एक जो मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी, उसका पार्ट बन जाते हैं। आप मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर में, टैक्स कलेक्शन में, रेवेन्यू में एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपके ज़ाहिर है 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आप ऑब्वियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना रोल। तो ये एक पूरा वाइटल ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। तो आप ज़ाहिर है फिर इससे एक पूरी आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में आपकी प्रेस्टीज होती है, ठीक है। तो इससे हट के अगर इन सारी चीज़ों को अगर एक बंदा ओवरलुक भी करे, इनको बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस ना दे, स्टिल देर इज़ अ चांस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, और वो इतना कहीं और नहीं है। आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, आपकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ता है। आप ग्रास रूट लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अबाउट स्टेट एंड सोसाइटी एंड वर्किंग ऑफ स्टेट एज वेल। और फिर सर्विस डिलीवरी में आप बिल्कुल डायरेक्टली इंगेज हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको सर्विस डिलीवरी, उसका मैकेनिज़्म और सोसाइटी की ग्रीवेंसेस और वो सारी चीज़ें, तो एक लाइफ टाइम एक्सपोजर है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि शायद ही किसी और फील्ड में या किसी एक सर्टेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आपको इतनी डाइवर्सिटी मिले। तो ये एक बहुत ही वर्सटाइल अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न, टू इन्फ्लुएंस पीपल ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव सेंस। वो बाकी इंसान पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, वो उसकी एक पर्सनल चॉइस है। लास्टली इसमें ज़ाहिर है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जस्ट लाइक अदर आपके प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस, इसमें भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। आपने ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए आपने बाहर के लोग भी हायर करने होते हैं, उनको फिर इतना अकोमोडेट तो ऑब्वियसली करना होता है कि वो ये जॉब छोड़ के या इसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ना दें। तो आपको उसी हवाले से आपको उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देनी पड़ती हैं। आपके पास 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं, एंड लिटरली जब आप लोग चॉइस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप पहले 4-5 ग्रुप्स के लिए तो श्योर होते हैं कि ये इस प्रायोरिटी में रखने चाहिए। आप जब रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद की बात है, बट उसके बाद आप कंफ्यूज होते हैं कि यार किसको रखा जाए। सारे ही अच्छे ग्रुप्स हैं, सारों की ही खास एक में खास खास खूबियाँ हैं, दूसरे में भी इसी तरह से कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो पहले वाले में नहीं है। तो लेकिन जब आप एलोकेट हो जाते हैं और आप सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाते हैं, CTP के दौरान जब आपको अवेयरनेस दी जाती है इन 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के बारे में, तो फिर आपको फील होता है यार कि वो मैंने कोई बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं की थी। हाँ, पहले 3-4 ग्रुप्स के हवाले तक तो ठीक है, बट लेटर ऑन जो आपके बाकी 8-9 ग्रुप्स हैं, वो उनमें भी सारी उनमें अच्छी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं, आपकी प्रेस्टीज का एलिमेंट उनमें भी बहुत अच्छा खासा होता है। दैट्स वाई, तो ये है, ये सारी रीजंस को कंसिडर करके लोग CSS को ऑप्ट करते हैं। नो कमिंग टू क्राइटेरिया ऑफ अपेयरिंग इन CSS एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें पाकिस्तान से आपकी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स हो विद मिनिमम C डिग्री, C ग्रेड। और इसी तरह से अगर आपकी फॉरेन ग्रेजुएशन है तो वो भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। तो सेकेंडली आपकी जो एज है वो बेसिकली मिनिमम तो आपके पास 21 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर्स की है। अलबत्ता इसके साथ फिर और 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी होती है, जो कि आपकी कुछ शेड्यूल्ड कास्ट और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए होती है। इसी तरह रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स के लिए होती है। इसी तरह परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ AJK और GBBC डोमेन में आ जाते हैं, उनको भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। और लास्टली इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स
आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी इसी डोमेन में आ जाते हैं, इनको भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास टोटल 3 अटैम्प्ट्स होती हैं जो कि आपको एज लिमिट के अंदर ही पूरी कर सकते हैं आप। और सिमिलरली इसमें डिस्क्वालिफिकेशन किसी एक फ़ेज़ के अंदर आप रिटन में, साइकोलॉजिकल में, वाइवा वॉस में किसी एक में भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो आपकी कंप्लीट डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर की जाती है और वो अटैम्प्ट भी काउंट होती है। अब थोड़ा सा सीएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए इसके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली इसके ज़ाहिर है सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ आपको कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल्स होते हैं, फिर उनके सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद फिर जब आप रिटन क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर आपका एक फ़िज़िकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल होता है। उसके 2 दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स पे आते हैं। तो इसमें 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, और 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एफपीएससी की वेबसाइट पर दिए गए हैं। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कंसिड्रेशंस को ख्याल रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए आप उनमें से अपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं जो कि आपके ऑप्शनल्स होते हैं। अब ऑप्शनल्स मीन्स आपके पास चॉइस होती है, उनमें से डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। आप अपनी अपनी पिछली प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अपने इंटरेस्ट की बेस पे और आगे एग्ज़ाम्स में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, स्कोरिंग ट्रेंड, इन सारी कंसिडरेशंस को देख के आप, और ऑब्वियसली टाइम लिमिट को भी देख के, फॉर एग्जांपल आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है प्रिपरेशन के लिए, तो उन सारी कंसिडरेशन को देख के आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये भी 600 मार्क्स के बनते हैं और इनमें से कोई सब्जेक्ट 200 मार्क्स का भी हो सकता है, कोई 100 मार्क्स का भी हो सकता है। बट उन्होंने कैटेगराइज किए होते हैं ग्रुप्स और बताया होता है कि इस सर्टेन ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, और वो इस तरह से ना, कुछ 100 मार्क्स वाले होते हैं, कुछ 200 मार्क्स वाले। तो 6 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आपका इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन होता है। ये 2 बहुत ही वाइटल पार्ट्स हैं सीएसएस के। मोस्टली जो फेलियर होता है आपका 97% के आसपास फेलियर जो है ना आपका इन्हीं मेन सब्जेक्ट्स में हो रहा होता है। सिमिलरली उसके बाद आपका इस्लामिक स्टडीज़ होता है और पाकिस्तान स्टडीज़ होता है और जनरल नॉलेज होता है और करंट अफेयर होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर होता है। तो बेसिकली जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर है और पाकिस्तान अफेयर है, इन तीनों को मिला के जनरल नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, इनमें आपका बेसिकली वो जनरल नॉलेज असेसमेंट कर रहे होते हैं और इनके लिए आपका क्वालिफिकेशन इनको क्लियर करने का क्राइटेरिया होता है 120 मार्क्स। और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको कंपलसरी में 40% मार्क्स लेने होते हैं आपको उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ऐसे के लिए भी आपको 40 चाहिए, इंग्लिश बी के लिए भी और इस्लामियात के लिए भी। बाकी 3 में आपके पास चॉइस है कि आपने 120 मार्क्स के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं, बट वो मिनिमम है 120 मार्क्स। उसमें भले आप कोई से 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे ले लें, एक में थोड़े आपके कम आ जाएं, या तीनों में ही आप बड़े अच्छे ले लें तो 170 के करीब भी आप जा सकते हैं। तो ये 600 मार्क्स होते हैं। और उसके बाद आपके जो होते हैं कंपलसरी ऑप्शनल्स, उनमें भी आपके 600 मार्क्स होते हैं और ये टोटल मिला के 1200 मार्क्स बनते हैं। आपका इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है अगली फेजेस के लिए, वो होता है 50% मार्क्स, यानी 600 मार्क्स आ गया या उससे एक ज़्यादा आ गया तो यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। उसके बाद फर्दर आप डिफरेंट प्रोविंसेस और रूरल और अर्बन के डिवीज़न और आपके जो है कोटा सिस्टम, वो सारी फिर कंसिडरेशंस, ये ज़्यादा डिटेल की चीज़ें अभी आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इतने पे रिलाई करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़ाहिर आपको वो भी इसी चैनल पे आपको उनके बारे में भी गाइड कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें बहुत सारी कंसिडरेशन आपने जहन में रख के, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स को जहन में रख के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है प्रिपरेशन का। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका पीछे बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की क्वालिफिकेशन है, किन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है। सिमिलरली यू हैव टू कंसीडर कि आपका इंटरेस्ट के एरिया क्या है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आपके माइंड के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। हर बंदे की डिफरेंट साइकोलॉजी ऑब्वियसली, कुछ उनकी कंसिडरेशंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी देखना पड़ता है कि रिसेंटली ट्रेंड क्या चल रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टारगेट कर रहा होता है, उनका कोई बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड नहीं चल रहा होता, तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टी हो तो वो एक अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उनको अवॉइड करते हैं कि वो उस ट्रेंड के चक्कर में अपना नुकसान ना कर लें। सिमिलरली आपको एक अच्छे ग्रुप में एलोकेशन के लिए और समटाइम्स सिर्फ एलोकेशन के लिए भी
आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए विदाउट गाइडेंस, विदाउट कंसल्टिंग समवन एक्सपीरियंस्ड इन दिस मैटर, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप रिटर्न क्लियर करने के बाद भी आप अनफॉर्चुनेटली एलोकेट ना हो पाए। तो इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद साइकोलॉजिकल होता है, उसका ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं होते, बट वो आपकी रिपोर्ट वगैरह एक तैयार होती है, 2 दिन में आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स के कौन कौन सी और किस किस तरह से, यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट थिंग अभी राइट नो। तो उसके लिए उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो इंटरव्यू पैनल के सामने होती है, वाइवा बॉस वालों के, वो उसको देखकर आपके बारे में कुछ असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, 300 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। उसमें फिर आपको मिनिमम 100 मिनिमम, और फिर उससे मैक्सिमम आप जितने अच्छे सिक्योर कर सकें उससे आप एक अच्छी एलोकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हैं, इतनी एक इन्फॉर्मेशन के साथ अभी आप राइट नाउ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी, अब लास्ट बात ये है कि इसके लिए तैयारी कौन कर सकता है, हु कैन प्रिपेयर एंड हाउ। तो सबसे पहले तो ये बात जहन से निकाल दें कि ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये कोई तैयार नहीं कर सकता जिसका वीक बैकग्राउंड हो, जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हो एंड सो ऑन। बहुत बहुत सारे लाइफ में कॉन्स्टेंट्स होते हैं। आपकी अगर सही मोटिवेशन हो, कमिटमेंट हो, लाइफ के अंदर परसिस्टेंस हो, आपके अंदर आपको गाइडेंस ठीक मिल जाए और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ना हो और आप अपना नुकसान कर लें, तो ये कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। To remain in touch and get timely updates and guidance, please like this video and subscribe this channel. For essay and English Pressy and composition guidance, please contact at 031369944726. Thank you.